मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता करना चाहते हैं, ईमेल आती है द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, आप उस पर अपना नाम और टेलीफोन नंबर भेज दीजिए एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। मेरे ख्याल से कॉलर वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं अपनी कज़न के बिहाफ से आपसे बात कर रही हूँ। उनका बेटा है, यहाँ पे स्टूडेंट के लिए आया था और उसको अब तकरीबन 12 साल हो गए हैं, तो थोड़ा ओवरस्टे हो गया था। उसने अपनी फैमिली के बिहाफ पे केस डाला था जो कि रिफ्यूज़ हुआ और बहुत कुछ होने के बाद अब कोर्ट ऑफ अपील में उसके सॉलिसिटर ने डाला है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कोर्ट ऑफ अपील का जो प्रोसेस है वो प्लीज मुझे बता दीजिए कि क्या है। सॉरी, किसका प्रोसेस? कितना टाइम लगता है और इसमें क्या कोई है उम्मीद कि उसको परमिशन मिल जाएगी अपील के लिए? नहीं, पहले मुझे बता दें, वो उसको यहाँ 12 साल अभी तक वैलिड वीज़ा था जब उसने लास्ट टाइम अप्लाई किया था, या ओवरस्टे हो गया? नहीं, वैलिड वीज़ा नहीं था उसका, थोड़ा ओवरस्टे हो गया था। ओके, और उसने अप्लाई कौन सा वीज़ा किया फिर? उसने अपनी फैमिली उसकी यहाँ पे है और वो उसकी फैमिली के बिहाफ पे, यानी आर्टिकल 8 पे। उसकी वाइफ ब्रिटिश है या पाकिस्तानी है? जी, वाइफ ब्रिटिश है या पाकिस्तानी है? उनके पेरेंट्स जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। उनकी अपील भी चल रही थी ह्यूमन राइट्स के बेस पे और ह्यूमन राइट्स से उनकी अपील अलाउ हो चुकी है। वो भी अभी अपने बायोमेट्रिक कार्ड का वेट कर रहे हैं। उनको भी 6 महीने तकरीबन हो चुके हैं, उनकी अपील अलाउ हुई थी। ये भी सवाल था मेरा कि मैं ये भी पूछूंगी कि उनकी अपील को अलाउ हुए हुए तकरीबन 6 महीने होने वाले हैं और अभी तक कार्ड नहीं आए उनके। और काफी दफा उन्होंने होम ऑफिस से कॉन्टेक्ट भी किया लेकिन कोई भी अभी तक। और ये जो आपके कज़न हैं जिनके बेटे की बात हो रही है, ये अभी इनकी एज कितनी है? उनकी एज तो वो अबव 30 है। ऑलराइट। और शादीशुदा हैं या सिंगल हैं? नहीं, सिंगल हैं अभी। और बस मुझे ये पता करना है कि उनका ये जो प्रोसेस है कोर्ट ऑफ अपील का, उसमें कितना टाइम लग जाता है और क्या कुछ उम्मीद होती है, क्योंकि उनको आउट ऑफ कंट्री अपील का राइट मिला था। तो उन्होंने सारा यहाँ पे JR वगैरह सब कुछ करवाया है और वो रिफ्यूज कर दिया था उन्होंने, और अब कोर्ट ऑफ अपील में डाला हुआ है। तो प्लीज मुझे ये जरा 2 सवालों के जवाब मुझे दीजिए। मैं टीवी पे सुनूंगी आप। ओके। सॉरी, बीच में थोड़ा सा आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आई थी, लेकिन जो आसान सवाल है पहले मैं वो बता दूं। आपने बोला कि जो पेरेंट्स हैं उनको ह्यूमन राइट्स के ऊपर वीज़ा मिल गया है, अपील अलाउ हो गई थी, कुछ तरह की आपने बात की है। तो अगर उनको अभी तक कार्ड नहीं आया तो होम ऑफिस का एक डिपार्टमेंट है जो अपील इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट होता है, आप उनको ख़त लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि जो अपील अलाउ हुई थी आपके पास डिटर्मिनेशन की कॉपी होगी और अभी तक हमें बायोमेट्रिक नहीं मिले, तो वो दे कैन टेक सम एक्शन ऑन दैट, तो वो आप कर लें। जहाँ तक बात आती है आपके कज़न के बेटे की जिनकी उम्र 30 ईयर्स से ऊपर है, मैंने इसलिए बोला कि मे बी वो डिपेंडेंट है या नहीं, तो मुझे नहीं पता कि किस बेसिस के ऊपर उनकी एप्लीकेशन डली थी और उसमें मेरिट क्या है, बिकॉज जब तक मैं जो कोर्ट ऑफ अपील में केसेस होते हैं वो एरर ऑफ लॉ के ऊपर होते हैं, पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर होते हैं कि जी ये जो डिसीजन फ़लाँ जज ने लिया है ये कानून के मुताबिक नहीं है। अब जब तक आप वो डिसीजन नहीं पढ़ सकते या पढ़ेंगे नहीं, आप इस पोजीशन में है ही नहीं बोलने के लिए कि वो कानून के मुताबिक है या नहीं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, कभी कभी लोग मुझे फ़ोन पे भी बोलते हैं तारिक भाई ये बात है, लेकिन जो पढ़ के पता चलता है वो इस तरह ज़बानी सुनने में नहीं आता। सो जब तक डिसीजन पढ़ा नहीं जा सकता, कोई भी नहीं कह सकता कि केस के अंदर कितना दम है, यानी कि मेरिट है। जहाँ तक टाइम की बात है, मुझे नहीं पता एप्लीकेशन कब डली टू बी प्रिसाइज, और क्योंकि अभी छुट्टियाँ भी आने लगी हैं तो शायद थोड़ा टाइम लगे। आई वुड एडवाइज़ यू स्ट्रांगली कि अपने लॉयर से रुजू करें कि किस स्टेज पे इस वक्त एप्लीकेशन है, कि आया उन्होंने अपील के साथ कागजात जमा करके फ़ी वगैरह भी कोर्ट की दे दी या नहीं, और उनको बोलें कि कोर्ट से फ़ोन करके पूछ लें, बिकॉज इस वक्त कोर्ट ऑफ अपील में टाइमलाइन क्या है केसेस का मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर वो आप कॉल करवा दें उनको लिस्टिंग ऑफिस में, तो दे विल बी इन अ पोजीशन टू टेल यू कि इस वक्त क्या टर्न अराउंड एस्टिमेट है। लेकिन जहाँ तक मेरिट की बात है वो कागजात पढ़े बगैर कोई भी नहीं बता सकता। आई विश यू ऑल द बेस्ट दो। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो, तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। तारिक भाई, मैं 2009 में यहाँ पे आया था एज ए स्टूडेंट और 2013 जुलाई तक स्टूडेंट रहा। उसके बाद मैंने कोहैबिटिंग वाला केस किया ब्रिटिश नेशनल के साथ, तो मेरा उन्होंने 2.5 years का वीजा लगा दिया, उसके स्पाउस वीजा। उसके बाद अभी 2016 में मेरी एक्सटेंशन थी, नेक्स्ट एक्सटेंशन फरवरी में मैंने केस भेजा अपना,
तो उन्होंने मेरा रिफ्यूज कर दिया केस रीजन कि मैंने 2011 में जो टॉय का टेस्ट दिया था ना, वो कह रहे हैं वो फेक है। और तो उसके रिप्लाई में मेरे सोलिसिटर ने उनको जो प्री प्रोटोकॉल एक्शन लेटर होता है वो लिखा था, तो उसमें उन्होंने स्टिल अपने डिसीजन पे वो कायम है। तो मैं अब जुडिशनल रिव्यू की तरफ जा रहा हूँ। तो और जो उन्होंने रिफ्यूजल मुझे भेजा उसमें सारा कुछ जो मेरा एक्सेप्ट कर रहे हैं, मेरा जो 8 महीने का बेबी है वो कह रहे हैं, सारा रिलेशनशिप मेरा वो मानते हैं कि मतलब ट्रू रिलेशनशिप है तुम्हारा, लेकिन जो तुमने 2011 में वो था वो रॉन्ग था, इस वजह से उन्होंने मेरा रिफ्यूज किया। तो अब मेरा जुडिशनल रिव्यू में मैं जानना चाहता हूँ, आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं कि इसमें मेरे चांसेस क्या हैं? और पहले मुझे बताएं, आपको कब पहली दफ़ा पता चला कि टोइक का आपके ऊपर एलिगेशन है? इस दफ़ा या पहले भी पता था आपको? नहीं, इससे पहले भी मुझे नहीं तो पता। ये इन्होंने मेरे इससे पहले 2 वीज़े लगाए हैं मेरे स्टूडेंट का। मेरा मतलब है कहने का कि टोइक का इशू आपको पहली दफ़ा अब पता चला है? मेरा अर्ज ये है, मेरा पूछने का मकसद ये है। हाँ, मुझे पहली दफ़ा पता चला अभी ये 2016 में जो एक्सटेंशन पाई। ठीक है, थैंक यू सो मच। देखें, आपके केस के 2 पहलू हैं। पहले टोइक के ऊपर बात करते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं इसलिए इस पर थोड़ी बात करना चाहता हूँ कि जो दूसरे सुनने वाले हैं उनको भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। जहाँ तक टोइक की बात है, जो सबसे बड़ा केस लॉ आया है और अभी थोड़ा और उसमें केस चल रहा है, लेकिन जो लास्ट केस लॉ है उसमें जज ने ये बोला है कि हम देखेंगे, इन सिंपल वर्ड्स बता रहा हूँ आपको, कि हम ये देखेंगे कि एक स्टूडेंट ने जब उसको ये पता चला कि टोइक का उस पर इल्ज़ाम लगाया, उसने क्या क्या एक्शन लिए। यानी कि अगर उसने इमीडिएटली ETS को रब्ता किया कि नहीं जी मैंने तो फेक टेस्ट दिया नहीं है, मुझे नहीं पता ये आप लोगों ने क्या किया है। उसने होम ऑफिस को रब्ता किया कि अच्छा जी अगर आप बोल रहे हैं कि मेरी आवाज़ किसी और से मिलती है, किसी और ने मेरी जगह टेस्ट दिया है, मुझे आप प्रोवाइड करें उसकी डिटेल्स, मुझे सैम्पल दें आप रिकॉर्डिंग का, एंड एट द सेम टाइम ये देखें जी मेरी डिग्री, ये देखें जी मेरा ये, मुझे ज़रूरत ही नहीं थी ये सब कुछ करने की। तो जज कहता है हम इन चीज़ों को देखेंगे। इन अदर वर्ड्स, केस बाय केस इस चीज़ की जांच पड़ताल होगी। तो जहाँ मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास कोई आता है कहता है कि मेरे ऊपर टोइक का इल्ज़ाम लगा। मैंने इसलिए पूछा था आपसे कि कब आपके साथ टोइक का एपिसोड हुआ है, बिकॉज अगर बहुत पहले हुआ होता और आपने कोई एक्शन ना लिया होता तो वो आपके अगेंस्ट बात जाती। क्योंकि वही बात है कि अगर कोई आपको कहता है जी आप चोर हैं, आप इस तरह बैठे हुए इस बात को नहीं लेंगे, आप आगे से तकरार करेंगे, आप आगे से मजम्मत करेंगे, ये चीज़ होती है। तो इमीडिएटली जहाँ तक टोइक की बात है, आपको ख़त लिखना चाहिए। अगेन प्रोवाइडेड ये बात है कि आपने जेन्युइन टेस्ट दिया था, आगे सेंटर ने क्या किया इससे आपको नहीं पता। आप इमीडिएटली ETS वालों को ख़त लिखें कि जी आपने क्यों टोइक का ये बोला है, मैंने तो अपनी तरफ से टेस्ट दिया था, दैट इज़ अगर आपने टेस्ट दिया है। आप होम ऑफिस को ख़त लिखें कि अच्छा जी दिखाओ मुझे कौन सी रिकॉर्डिंग है, और सबूत पेश करें होम ऑफिस को कि ये देखें जी मैंने ये डिग्री ली है, मैंने ये लिया है, मुझे क्या ज़रूरत है ये टोइक का 2 नंबर टेस्ट करने की। और ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए PAP के वक्त या उससे भी पहले। उसकी वजह ये है कि जब एक दफ़ा आप GR के अंदर चले जाते हैं तो वो एरर ऑफ लॉ के ऊपर होता है। तो आप एरर ऑफ लॉ क्या शो करेंगे अगर आपने होम ऑफिस के आगे ये सारे अपने वजूहात नहीं रखी कि क्यों उनका डिसीजन गलत था। ये तो होगी टोइक की बात। ये उनके लिए भी अप्लाई होती है जो लोग एकदम GR के लिए टोइक के ऊपर चले जाते हैं। देखें एकदम GR, मेरी नज़र में अगेन हर एक की अपनी एक ओपिनियन होती है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए बता रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ रनिंग टूवर्ड्स द GR, पहले आपको ये अपना उल्लू सीधा करना चाहिए होम ऑफिस के साथ जाके। जब आप GR पे जाएँ तो आप बोलें मैंने ये कागजात मांगे, इन्होंने आगे से दिए नहीं, और अगर दिए हैं तो फिर आप उसके ऊपर प्रॉपर एनालाइज करके चैलेंज करें। तो ये तो होगी टोइक वाली बात। आपके केस का एक और पहलू भी है कि आपकी वाइफ ब्रिटिश है और आपने बोला आपका एक बेबी भी है, तो वो भी ब्रिटिश होगा। तो फिर एक चीज़ आती है आर्टिकल 8 के अंदर कि एक तो आपके बच्चे में आप ब्रिटिश है, उसका अपना राइट है, आपकी वाइफ ब्रिटिश है, उनका अपना राइट है यहाँ रहने के लिए। तो आपको अब वो बोल रहे हैं कि अच्छा जी आप उठ के चले जाएँ टोइक की वजह से पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया जो भी है कंट्री आपकी, और आपकी वाइफ और बच्चे साथ जाएंगे, वो आगे से कह सकते हैं कि जी हम क्यों जाएं। और प्लस हमारा अपना आर्टिकल 8 का क्लेम इतना स्ट्रॉन्ग बनता है कि हमारे हस्बैंड को भी इधर रहना चाहिए। ये उस सूरत में कि अगर आप टोइक को भी चैलेंज साथ नहीं करें। तो कहने का मतलब कि आपके केस के 2 पहलू हैं। एक टोइक को आप अलग चैलेंज करेंगे और आपकी फैमिली की तरफ से ये चैलेंज होगा कि जी हम जाके उस कंट्री में जहाँ से मेरे हस्बैंड ने हम नहीं रह सकते, हमने इधर रहना है। तो ये 2 तरह के चैलेंज आपके होंगे। तो आई होप GR जाने से पहले आपने अपने ये जो पाइपलाइंस हैं इनको बिल्कुल ठीक कर लिया हो, ताकि फिर जब आप GR में जाएं इवेंचुअली उस वक्त आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हों। बिकॉज़ अगर आपने GR पहले कर दिया तो ये चीज़ें फिर आप बाद में नहीं डाल सकते, बिकॉज़ उस पर आपकी ममानत हो जाती है। तो पहले अपने ये सारे टाइमलाइन और ये सारी चीज़ें ठीक कर लें जो शायद आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने ऑलरेडी की हों। मेरा सिर्फ फ़र्ज़ है यहाँ इन्फॉर्मेशन देना। और उसके बाद अगर होम ऑफिस नहीं मानता, क्योंकि GR में भी आपके पास 3 महीने होते हैं, PAP प्री प्रोटोकॉल एक्शन आप पहले वैसे ही करते हैं, उसमें सारी चीज़ें आप रेज़ कर सकते हैं एंड देन गो फॉर द
जी हाँ, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। आई विश यू ऑल द बेस्ट बाय द वे। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब, मैं इटली से बात कर रहा हूँ। मेरे पास इटालियन पासपोर्ट है और मेरा एक बेटा है जिसकी उम्र 18 से ज़्यादा है, 20 साल है। तो मैं अगर यूके शिफ्ट होना चाहूँ तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? उसका वीज़ा मिलेगा उसको 6 मंथ का, फिर काम की इजाज़त मिल सकती है उसे भी यूके में? ऑलराइट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखिए जी, पहली बात अच्छी ये है कि यूरोपियन लॉ के अंदर जो डिपेंडेंट कैटेगरी होती है उसकी उम्र 21 साल है। तो अभी आपका बेटा क्योंकि 18 का है तो अभी उसके पास बड़ा टाइम पड़ा है यूरोपियन लॉ के अंदर। तो बिल्कुल आपकी वाइफ की तरह उसको भी यहाँ रेजिडेंट कार्ड मिलेगा 6 महीने का। जब आप उसके बाद एक्सटेंशन करेंगे उसको 5 साल का मिलेगा एंड इंशाल्लाह 5 साल बाद उनको सेटलमेंट स्टेटस यहाँ मिल जाएगा, एज लॉन्ग एज आप इस कंट्री के अंदर काम करते रहें, अपनी एक्सरसाइज करते रहें ट्रीटी राइट्स, बिकॉज वो एक कंडीशन है। एंड ऑफ कोर्स मैं इस अजम्पशन पे चला हूँ कि आप इटालियन है, आपका बच्चे के पास कोई और पासपोर्ट है, तभी आपने उसके बारे में पूछा। बट जो अच्छी बात है कि डिपेंडेंट एप्लीकेंट्स यूरोपियन लॉ के अंदर 21 साल की उम्र तक होते हैं। फिर एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर भी आ जाती है, उसमें भी आपका बेटा क्वालिफाई करता है अगर 21 से ऊपर होता है, बिकॉज मोस्ट लाइकली आपके साथ रह रहे हैं और आपके हाउस होल्ड का मेम्बर है। बट आपको उस तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट फैमिली मेम्बर में ही आ जाएगा। एंड थैंक यू सो मच कि आप इटली में बैठ के हमारा शो देखते हैं। इट्स वेरी नाइस टू हियर दैट। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो। हेलो। यस। हाँ, हाय तारिक। जी। मैं बर्मिंघम से बोल रही हूँ। जी। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं 2004 में इधर आई थी। उस वक्त मेरे साथ एक बेटा था और मेरे हस्बैंड साथ में आए थे। और हमने 7 साल के बाद केस डाला था, जिसके बाद हमें 3 साल का वीजा मिल गया। उसके बाद फिर अभी 3 साल कंप्लीट होने के बाद उन्होंने फिर से एक्सटेंशन दे दी। और फिर मैंने अभी हमारा जो परमानेंट रेजिडेंट का होना है वो नेक्स्ट ईयर होना है अगस्त में। तो मैंने अपनी बेटी का पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, तो उसको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया। मैंने अपने बेटे का अप्लाई किया था, वो इंडिया से मेरे साथ ही आया था, लेकिन उसका रिफ्यूज कर दिया उन्होंने ना। ये पता नहीं चला क्या कारण है, क्यों रिफ्यूज किया, और इसका कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा जब हम लोग परमानेंट रेजिडेंट का करेंगे। और आपकी बेटी इधर पैदा हुई थी? बेटी इधर पैदा हुई बिल्कुल। थी। बेटी आपकी कब पैदा हुई थी? वो 2004 में पैदा हुई थी। हाँ ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। 2004 में जनवरी में आई थी और ये अक्टूबर में बोर्न हुई थी। मैं अर्ज कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। देखिए, शायद आपको जब आपने अप्लाई किया किसी ने मशवरा दिया, तो शायद लॉ आपको किसी ने बताया नहीं। जो बच्चे होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। जो बच्चे इस कंट्री में पैदा हों और वो 10 साल यहाँ रह लें अपनी लाइफ के, चाहे स्टेटस हो ना हो, उनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की डिस्क्रेशन है। जब वो अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, उनको ब्रिटिश सिटीज़न का ख़ताब दे दिया जाता है, यानी कि अप्रूव कर देते हैं, देन दे कैन गेट द पासपोर्ट। तो क्योंकि आपकी बेटी इधर पैदा हुई और जब वो 10 साल उसके हो गए, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अपनी डिस्क्रेशन अप्लाई की और उसको मान लिया एज अ ब्रिटिश सिटीज़न। पहले आपकी रजिस्ट्रेशन हुई, उन्होंने सर्टिफिकेट दिया और आपने जाके फिर पासपोर्ट ले लिया। क्योंकि आपका बेटा इधर पैदा नहीं हुआ था तो उसकी रजिस्ट्रेशन थोड़ी मुश्किल है, बिकॉज सिर्फ स्टेटलेस बच्चों की रजिस्ट्रेशन होती है और वो यहाँ पैदा नहीं हुआ था, उसकी कोड नेशनैलिटी है। तो बेहतर ये है कि उसकी पहले इंडेफिनिट ले लें और उसके बाद थ्रू नॉर्मल प्रोसेस उसकी नेशनलाइजेशन करवाएं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो। हेलो। सॉरी, मुझे बताया जाता है कि दोबारा ब्रेक का टाइम हुआ है, सो इंशाल्लाह ताला आई विल सी यू एट द अदर एंड ऑफ द ब्रेक।